जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी, जिसमें हमने ये समझ लिया था कि क्या होते हैं फंडामेंटल राइट, किस देश से हमारा फंडामेंटल राइट लिया गया था, साथ ही साथ इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये सब जान लिए थे। और आर्टिकल 13 और आर्टिकल 12 यानी आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 के बारे में हमने समझ लिया था कि राज्य की परिभाषा क्या है, साथ ही हमारे मूल अधिकार पर कब अल्पीकरण लगाया जाएगा, यानी कि जब हमारे मूल अधिकार असंगत हो जाएंगे तो उस समय हमारे मूल अधिकारों को कम किया जाएगा, तो इसे अल्पीकरण कहा गया था। तो ये चीज़ें जान ली थी। अब आपको मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पढ़ना है, लेकिन आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 में हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा, राज्य की परिभाषा और मौलिक अधिकारों पर क्या क्या नियम लगेंगे इसकी चर्चा है। तो किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार स्टार्ट होंगे तो वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 32 तक है, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो एक्चुअल में आर्टिकल 12 और 13 में तो ही नहीं, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक है। तो वो अब हम समझना है, जिसमें आज हम लोग आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक को समझेंगे, जिसे राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो क्या है समानता का अधिकार? ये हमारा पहला फंडामेंटल राइट है। आपको बता दें, इन प्रेजेंट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है। 6 फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यही हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। उसमें हम लोग आर्टिकल 14 देखते हैं। आर्टिकल 14 में 2 बातें कहेंगे, पहली विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधि का समान संरक्षण। ध्यान से, दोनों बातें बहुत अलग हैं। एक कहता है विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब सभी लोग कानून के समक्ष बिल्कुल समान होंगे, चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कोई अंबानी या टाटा हो, कानून सबके लिए समान होगा और कानून से बड़ा कोई नहीं होगा। आर्टिकल 14 का फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर होंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये लिया कहाँ से गया तो इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं इसकी। इंग्लैंड के एक विद्वान थे जिनका नाम था A.V. डाइसी। ठीक, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। उस बुक में इन्होंने एक रूल दिया था जिसे कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। उसी से हमारा ये विधि के समक्ष समानता लिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा अब UK यानी कि ब्रिटेन से लिया गया। विधि के समक्ष समान संरक्षण, इसको समझते हैं। विधि के समक्ष समान संरक्षण का मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर हम ऊपर वाले की चर्चा करें, विधि के समक्ष समानता यानी सब समान है, यानी किसी ने अगर 100 रुपये की चोरी कर ली तो कानून उसको वही सजा देगा। ठीक है, जो 1 लाख रुपए किसी ने अगर चोरी कर ली है तो वही सजा देगा। क्या ये दोनों गड़बड़ लग रहा है? इसको और अच्छे एग्जाम्पल से आप घर पर समझिए। मान लीजिए अगर इस आर्टिकल को फॉलो करते हैं कि सभी समान रूप से देखे जाएंगे कानून की नज़र में, इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति, किसी के घर में एक 5 साल का लड़का है और उसी घर में एक 20 साल का लड़का है, अगर दोनों को इस नज़रिए से देखा जाए तो आप समझ रहे होंगे, अगर मान लीजिए उसे दोनों को अगर खाना दिया जाए या 20 साल वाले की कैटेगरी को जो 5 साल का बच्चा है उस कैटेगरी का खाना दिया जाए, उसे उतना ही सोने का समय दिया जाए, उसे ही उतना घूमने टहलने खेलने का समय दिया जाए, तो दोनों में अनुकूल नहीं है, दोनों में ये चीज़ें बराबर नहीं है। 5 साल के लड़के की खुराक कम है, 20 साल के लड़के की खुराक ज़्यादा है। यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि सज़ा यानी क्राइम का यानी जो कानून होना चाहिए वो समान के लिए समान होना चाहिए और असमान के लिए असमान होना चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए किसी जुर्म पर हम जुर्माना लगाते हैं तो अमीर व्यक्ति तो उसे दे देगा, लेकिन गरीब व्यक्ति अगर वही क्राइम करता है तो वो कहाँ से दे पाएगा। यानी इस कानून में हमें निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें? विधि के समक्ष समानता में क्वेश्चन पूछ लेगा नकारात्मक भेदभाव किस अनुच्छेद 14 के किस सेक्शन को देखने पर पता चलता है, तो विधि के समक्ष समानता। ये कहता तो है कि सब बराबर, कानून के लिए अगर सब बराबर हो जाएंगे तो गरीब तबके के लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए, और कानून सबके लिए समान नहीं हो सकता। अब अगर जो भी क्राइम ज़्यादातर है अगर उसको समान कर देंगे तो जिस क्राइम की सज़ा एक भिखारी को मिलेगी, उस क्राइम की सज़ा अगर कोई बड़ा व्यक्ति कर देता है तो उसे भी वही सज़ा मिलेगी, तो वो तो पैसा वैसा दे के सब अपना सज़ा माफ़ करवा लेगा। यानी यहाँ पास देखा गया कि सज़ा के प्रावधान को, सज़ा का जो प्रावधान है उसे थोड़ा सा समान किया जाए। कैसे समान किया जाए? तो विधि का समान संरक्षण लाया गया। ये कहाँ से लाया गया? तो ये USA से लाया गया। ठीक है, विधि के समक्ष समानता
ब्रिटेन से लिया गया। विधि का समान संरक्षण यूएसए से लाया। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है, यानी कि सकारात्मक भेदभाव को दर्शाता है। इसमें सभी को कानून का समान संरक्षण मिलेगा, यानी जो जिस लेवल पर क्राइम किए रहेगा उसको इसी हिसाब से सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 10 साल का बच्चा क्राइम कर दिया है तो उसे बड़ी सज़ा बिल्कुल जो एक वयस्क पुरुष को सज़ा मिलेगी, या जो किसी अन्य लोगों को भी उसी के बराबर, यानी महिला है कोई तो उसको पुरुष के बराबर सज़ा। दोनों के प्रावधान अलग अलग, यानी कि सज़ा के स्वरूप को बदला जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 का फर्स्ट सेक्शन यही कहता है कि विधि के समक्ष समानता, और आर्टिकल 14 का ही सेकंड सेक्शन कहता है विधि का समान संरक्षण। दोनों, एक निगेटिव पर्पस को दिखा रहा है, एक पॉजिटिव पर्पस को दिखा रहा है। अब समझते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है, और आज ये बड़ी दुविधा की बात है कि देश में इस आर्टिकल का इस आर्टिकल के होते हुए भी देश में इतनी बड़ी समस्या है। ये कहता है कि जाति, वंश, धर्म, ठीक है, और लिंग और मूल स्थान, यानी जन्म स्थान, जाति, वंश, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, यानी इन 5 चीज़ों के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, ये हमारा समझिए यही है जो देश में छोटे लोगों को, जिनको नीचा जाति कहा जाता है, उन लोग को ये अधिकार देता है। पर गजब की बात यह है कि शिक्षा का जो हमारे देश में स्तर है वो इतना गिर चुका है कि ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँचती नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दें, इन 5 चीज़ों के आधार पर आप पूरे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। लेकिन आज भी बड़ी समस्या है। शहरों में तो ये भेदभाव कम होता है, गाँवों में बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? जाति के आधार पर हमारे ही गाँव में, हम लोग के घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पिछड़े लोग, आजकल के पढ़े लिखे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जो पहले के लोग हैं, बुजुर्ग लोग, वो आज भी जाति के नाम पे, जो छोटी जाति का है वो ज़मीन पर बैठेगा, जो बड़ी जाति का है वो ऊंचे पर बैठेगा। अरे हमारे यहाँ तो बारात वगैरह अगर खाना वाना खिलाने के लिए निमंत्रण दिया जाता है तो छोटी जाति वालों को नीचे बैठाया जाता है। भाई ये सब क्या है? इस आर्टिकल के होते हुए भी ये सब किया जा रहा है, वाकई ही किया जा रहा है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई हिंदू धर्म का है तो किसी मस्जिद में चला गया तो ऐसा नहीं है कि उसे भगा दिया जाएगा, या कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला है वो किसी हिंदू धर्म के मंदिर में चला है तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसके साथ धार्मिक रूप से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा, वंश के आधार पर भी लोगों में भेदभाव होता है। ठीक है, इसको आपके यहाँ आप अपने निजी जो आप आसपास के एरिया में है उसे आप वंश के आधार पर समझ सकते हैं कैसे भेदभाव किया जाता है। चौथा है लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, महिला पुरुष, ठीक है, या किन्नर, ऐसा नहीं है, सबको समान अधिकार मिला है इस देश में। ठीक है, आगे जन्म स्थान के आधार पर भी कोई छोटी जगह, मतलब जगह के स्थान पर, अब समझिए कोई यूपी का है, वो महाराष्ट्र जाता है तो कहेंगे कहाँ का आदमी आ गया, या कोई महाराष्ट्र का आदमी यूपी में आ जाता है तो कहेंगे वहाँ का आदमी आ गया, या कोई बिहारी आ गया। तो देखिए जन्म स्थान के आधार पर भी हमारे यहाँ भेदभाव है। ये हम भले आर्टिकल पढ़ा रहे हैं लेकिन वाकई आज भी ज़्यादातर जगहों पर ये भेदभाव है। शहरों में ये भेदभाव खत्म हो चुका है के आधार पर, यानी इन 5 चीज़ों के आधार पर, जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आपको सजा देगा। अब आगे समझते हैं, ये इतना बड़ा आर्टिकल है कि इस पर फिल्म बनी है। आर्टिकल 15 आप देख सकते हैं, थोड़ा कहानी आपको समझ में आएगी कि क्या कहना चाह रहा है ये आर्टिकल। बढ़िया फिल्म है। उसके बाद आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक का मतलब, कभी भी लोक की बात होगी तो इसका मतलब सरकारी, और नियोजन का मतलब होता है नौकरी। लोक मतलब सरकारी और नियोजन मतलब नौकरी, पब्लिक। ठीक है, तो सरकारी नौकरी में अवसर की समानता रहेगी, यानी कभी भी कोई वैकेंसी निकलेगी तो अवसर की समानता रहेगी। इसका मतलब क्या है? सरकारी नौकरी में यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता रहेगी, यानी कि उसमें इन 5 चीज़ों के द्वारा कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन इनके आधार पर भेदभाव, यानी जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, सरकारी नौकरी यानी सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, सरकार अगर कोई भी वैकेंसी निकालेगी तो उसमें महिला भी फॉर्म भर सकती है, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में देखिए भेदभाव जरूरी है, लेकिन वो सकारात्मक होना चाहिए। कैसे? अब देखिए हर जगह आप महिला को नहीं भेज सकते, सेना में महिला को नहीं भेज सकते, लेकिन आज देखिए हमारी सेना में, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो एनडीए हो, हर जगह महिलाएं भी जा रही हैं। यानी कि थोड़ा सॉलिड जो मतलब कि जो वर्क होते हैं वो मेल कैंडिडेट ज़्यादा कर पाते हैं फीमेल की अपेक्षा। ठीक है,
उन्हें थोड़ा सा मतलब वो भी मिल जाता है। जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं, यानी अगर आप देखें लोक नियोजन में समानता तो कह रहा है कि सबको समान, इन 5 आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 3 आधार हैं जिनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, यानी सकारात्मक होना चाहिए। वो डिस्क्रिमिनेशन कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। कौन कौन सा? जाति के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है, भाषा के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है, और धर्म के आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। कैसे? जाति, हमारे देश में ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं जो बहुत पिछड़ गई हैं, और जो अगड़ी यानी कि जो आगे वाली जातियाँ हैं, अब उनको समानता लाना है तो या तो हम इनको नीचे करें, जो आगे की जातियाँ जो बहुत आगे निकल चुकी हैं, या तो इन नीचे जो बहुत पिछड़ी जातियाँ हैं इनको ऊपर करें। तो ये बढ़िया चीज़ है। इन जो पिछड़ी जातियाँ इनको समाज में उस स्तर पर लाया जाए कि ये बराबरी, तो उस स्तर पर लाने के लिए इन्हें पुश किया जाए, तभी ना उठेंगे। वही पुश को ही आरक्षण कह दिया जाता है। ठीक है, तो जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं उनको ये लोक नियोजन में कुछ ना कुछ छूट मिलती है। ठीक है, और ये छूट सही भी है क्योंकि भाई उन्हें समान लाना है। आगे भाषा के आधार पर में, जैसे आप जानते होंगे भाषा के आधार पर भी भेदभाव होता है, आप देखिए, और वो सही भी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो मणिपुर, नागालैंड, या आप देखिए ना हमारे पूर्वोत्तर भारत के जो भी राज्य हैं उनका हमारे देश के यानी पूरे देश में और पूर्वोत्तर राज्य बिल्कुल अलग देखा जाता है। हमारे यहाँ के खुद लोग उन्हें नहीं पसंद कर रहे हैं, तो ये भाषा के आधार पर उन्हें कुछ छूट मिलती है। ठीक है, ताकि वो भी हमारे साथ मिल सकें और हमारा जो समाज है वो समानता में आ सके। ठीक है, तीसरा धर्म के आधार पर। अब कोई भी धार्मिक स्थल है, वहाँ ऐसी कोई IAS PCS को थोड़ी ना भेज देंगे, जो धार्मिक चीज़ों के बारे में जानकार होगा हम उसे ही भेजेंगे। तो यहाँ भी देखिए भेदभाव हो गया। अब कोई IAS कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं ले रहे हैं इस धार्मिक जगह पर, धार्मिक जगहों पर भी पोस्ट होती ना आचार्य वगैरह की, तो ऐसा थोड़ी है कि सबको ले लेंगे। जो धर्म का ज्ञाता होगा उस हिसाब से उसे लिया जाएगा। ठीक है, तो सर किसी भी चीज़ में भेदभाव अच्छी बात है, लेकिन सकारात्मक भेदभाव यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि आरक्षण गलत है, तो वो लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये जो ऊंचा जात नीचा जात है ये भी गलत है, सबको बराबर रखा जाए। अगर आप आरक्षण का विरोध करते हैं तो आप इस जाति का भी विरोध करिए। ये जो जाति प्रथा हमारे यहाँ चल रही है, इस चीज़ को समझिए। मैं भी चाहता हूँ आरक्षण खत्म हो जाए, लेकिन पहले आप समाज में जातियों का ये निर्धारण खत्म कर दीजिए, कौन ऊंचा जात, कौन नीचा जात, कौन क्या, पता नहीं, इतनी जातियाँ बना दी हैं कि नाम भी नहीं याद रहता। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस खत्म कर दीजिए। जो लोग भी विरोध करते हैं आरक्षण का, वो पहले जातियों को खत्म करने का विरोध करें, उसके बाद ही आरक्षण का विरोध करें। आरक्षण सही है, सुप्रीम कोर्ट का जज वहाँ जो बैठा है वो बेवकूफ़ नहीं। आप इतना आगे निकल चुके हैं और आज भी आप चाहते हैं इज्जत आपको सम्मान में ब्राह्मण साहब आ गए हैं, पंडित जी आए हैं, और वो जो बेचारा बैठा है जिसको समाज में हमेशा SC ST के साथ ये लोक नियोजन में सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा दिया जाता है तो वो SC ST को दिया जाता है, क्योंकि समाज में इन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा गलत किया गया है। गांव में सब लोग रह सकते थे, इन लोग को गांव के बाहर रखा जाता था, इन्हें छुआ नहीं जाता था। बताइए, आपके अगल बगल कोई ऐसा आदमी बैठा हो जिसे आप छुए नहीं, कैसा लगेगा उसे? ठीक है, तो बड़ी समस्याएं थी देश में और आज भी है। इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए देश में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है। आगे समझते हैं अगला, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता यानी छूआछूत का अंत होना चाहिए। कहीं भी आज भी समाज में, अभी बताया मैंने, SC ST को इतना ये लोग नीच मानते थे कि इन लोग को बाहर रखा जाता था। गांव में जगह ही नहीं दी जाती, गांव के बाहर खेत खलिहान में कहीं जगह दिया जाता था। अब तो कम हो गया, गाँव में हम लोग भी रहते हैं तो काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन आज भी देखने को मिलता है ये लोग ज़मीन पर बैठेंगे, खाना दूसरी थाली में दिया जाएगा, थाली में न देख के अलग से डिस्पोजल वाला ग्लास थाली सब लाया जाएगा। ठीक है, तो बड़ी समस्याएं थी। इनका छुआ हुआ बर्तन नहीं छुआ जाएगा, तो ये सब देश में मना है। वो चाहें तो केस कर सकते हैं हमारे ऊपर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब कोई भी, अब आपको याद होगा गांधी जी को कई सारी उपाधियाँ मिली, राष्ट्रपिता की उपाधि मिली, कैसरे हिंद का उपाधि मिली, जादूगर की उपाधि मिली, ठीक है, बापू की उपाधि मिली। तो ये सब उपाधियाँ इस आर्टिकल के तहत तो खत्म है। आपको पता है नाइटहुड की उपाधि मिली है, तो कई सारी उपाधियाँ मिली हैं। तो भारत में जो भारत का संविधान का 18वां अनुच्छेद है वो कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं रख सकता है 3 लोगों को छोड़कर, पुलिस, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में। आज भी देखिए पुलिस में दरोगा जी, इंस्पेक्टर साहब, ठीक है, DM साहब, उनके नाम से नहीं कोई भी पुकारता, बल्कि इस पद के नाम से पुकारता है। सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, ठीक है, लेफ्टिनेंट,
और शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियर साहब, जैसे मैं इंजीनियर सौरभ सिंह, ठीक है, तो इंजीनियर हो गए, या टीचर जी, प्रिंसिपल साहब, कोई भी नाम से नहीं पुकारता बल्कि उस पद के नाम से पुकारता है, क्योंकि ये पद एक गौरवपूर्ण है, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है, लोग मतलब अग्रसर हों इसको, इन सब चीज़ों को पाने के लिए, इन पद पर पहुंचने के लिए, इसलिए इनके पद को, इनके उपाधि को ख़त्म नहीं किया गया। बाकी देश में कोई भी उपाधि नहीं रख सकता है। अगर किसी को बाहर किसी को विदेश से उपाधि मिलती है, जैसे मोदी जी को बाहर जाते हैं तो उन्हें कई देशों से उपाधि मिली हुई है, ठीक है, तो वो अगर उपाधि रखना चाहते हैं, अपने नाम के आगे उपाधि कुछ लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना राष्ट्रपति के परमिशन के कोई भी भारत में उपाधि नहीं रख सकता, ठीक है। हाँ, इसमें एक बार केस भी हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था किस चीज़ पर, कि भारत रत्न जो अवार्ड है भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला, पद्म जितने भी अवार्ड हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो इन्हें आप उपाधि के रूप में नहीं यूज़ करते। जैसे मान लीजिए किसी को, सचिन तेंदुलकर को मिला है भारत रत्न, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आर्टिकल 18 कहता है उपाधि का अंत, ठीक है, तो उपाधियों के अंत आप सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है ये कह सकते हैं, लेकिन भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये उल्लंघन हो जाएगा आर्टिकल 18 का, और जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आर्टिकल समझ में आएंगे। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 14 में 2 सेक्शन है। पहला क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, जो यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा, विधि का समान संरक्षण, यानी समान रूप से जहाँ पास जैसी ज़रूरत होगी वैसा कानून सब पर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया? तो ये यूएसए से लिया। आर्टिकल 18 में जन्म स्थान, जाति, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव निषेध है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता रहेगी। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, ठीक है। तो इन सब में देखिएगा गौर से, तो सब समानता की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक केवल और केवल समानता की बात हो रही है, इसीलिए इसे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक को फर्स्ट मौलिक, जो हमारा फर्स्ट मौलिक अधिकार है वो कहा जाता है, उसे कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। और इन सब में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, ठीक है, और वो जरूरी भी है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो समझ में होगा। अब हम लोग अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट दूसरा है उसे समझेंगे, यानी क्या, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम में हम लोग आर्टिकल नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 18 तक पढ़ लिया, तो 19 से लेकर के 22 तक पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसमें हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार केवल 2 ही उसमें आर्टिकल पढ़ने, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो उम्मीद है समझ में आएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप अपने डाउट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो भी आपको इससे रिलेटेड डाउट, थोड़ा सा अभी मेरी भी हैबिट नहीं पड़ी है इसलिए, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझा दूँ, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।